हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आज आ रहा है द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ रहा होगा कि आज से हम अकाउंट शुरू करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से कह रहे हैं कि मैम अकाउंट शुरू कर दीजिए, अकाउंट शुरू कर दीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बार हमने बोला पर मैम तो हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, या फिर शायद मैम देख नहीं रही है हमारे कमेंट्स। तो बेटा मैं सब देख रही हूँ कि आपका कमेंट्स, आप क्या क्या हमें फीडबैक्स भेज रहे हैं, मैं बिल्कुल देखती हूँ। लेकिन क्या था ना कि अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार शुरू किया तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में गैप नहीं ले सकते थे, है ना। पॉलिटी वगैरह है कि कहीं कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल है, तो बीच में अगर गैप भी आ गया तो चलो समझ में आ जाएगा। पर अकाउंट्स जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, उनको अगर आप कहो कि भाई हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 15 दिन बाद पढ़ लेंगे, तो फिर वो पिछला भूल जाएंगे। तो एक कंटिन्यूटी जरूरी थी, और मुझे पता था कि दुर्गा पूजा के कारण कहीं ना कहीं एक गैप आएगा, है ना, क्योंकि देयर लॉट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज गोइंग ऑन। तो नहीं उतना टाइम, मतलब उतना टाइम डेडिकेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने मतलब डिसाइड कर रखा था कि जैसे ही पूजा खत्म होगी वैसे ही हम फिर अकाउंट शुरू करेंगे। तो आज मतलब येस्टरडे गॉट ओवर, और आज से हम अकाउंट शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है बेटा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। एंड अब से ये जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इसका रेगुलर सेशंस आएंगे ताकि आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया था ताकि आप परेशान ना हो, मतलब ऐसे दिल ऐसे धक 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 सा हो रहा होगा कि मैडम पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी। तो नहीं बेटा, बिल्कुल मैडम पढ़ाएंगी, ऐसे इसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, और आपसे ये भी कहा था कि जब आप अकाउंट्स की अपनी कॉपी बनाएं तो उसमें सारे टॉपिक्स को लिख लें। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं फिर से कहूंगी कि जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है वो सेशन, वो जाकर के पहले वो सेशन देख लो बेटा, ताकि आपको भी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या हमको पढ़ना है ना। एक रोड मैप, एक नक्शा मिल जाता है, जब एक मैप मिल जाता है ना, तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देखिए, और जिन्होंने देखा है और टाइम पास की तरह देखा है, तो वो फिर से जाके देखिए और ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक मैडम क्लियर करने वाली है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आज से अपने अकाउंट्स के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक्स है अकाउंट्स का, कौन कौन से टर्म्स है। क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, या कोई भी साइंस का टॉपिक पढ़ते हो, तो कुछ उसमें वर्ड्स होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना मुश्किल है। तो यही बात कॉमर्स में भी अप्लाई होता है, यही बात अकाउंट्स में भी आपका अप्लाई होता है। इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा। तो जब तक आप वो टर्म नहीं समझोगे, जब तक अकाउंट्स के रूल्स वगैरह आप नहीं समझ पाओगे बेटा, ठीक है। तो इसीलिए आज हम अकाउंटिंग क्या होता है और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, याद करो मैंने पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाया है, जो लिखवाया है, उसमें पहला टॉपिक ही है बेसिक्स, और सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई अकाउंटिंग है क्या, या अकाउंटिंग है क्या भाई। तो ये है बेटा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब ये एक एक वर्ड का सिग्निफिकेंस है ना। तो समराइजिंग ऑफ ऑल मॉनेटरी transactions and events that are a part of business, that are a part of business and interpreting the results। अब ये क्या लंबा चौड़ा सा मैडम ने डेफिनेशन लिख दिया, तो चलो जानते हैं क्या है ये। तो देखो बेटा, अकाउंट्स कहाँ पे जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो अकाउंट्स बिजनेस में बहुत जरूरी हो जाता है। अब किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि आप अकाउंट मतलब आप जब भी बिजनेस करते हो तो कहीं ना कहीं वो पैसे से रिलेटेड है। अकाउंट्स जो पूरा है वो कहीं ना कहीं पैसे से ही रिलेटेड है। तो आपको क्या है कि जब आप बिजनेस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे का आपने सामान खरीदा, कितने पैसे का आपका इनकम आया, कितना आपने सेल किया, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चलो, जब आप ऐसा कुछ छोटा सा दुकान खोल रहे हो, ठीक है, कुछ छोटा सा स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे हो सकता है कि आपकी मेमोरी बिल्कुल एकदम गिगैंटिक मेमोरी है और आपको सब कुछ याद हो सकता है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा तो वैसे वैसे वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा क्या, फिर धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछेगा, अरे वो भैया उधार लेकर गए थे, तुम कहोगे हैं उधार लेके गए थे। उसका तो बोलेगा नहीं नहीं 500 नहीं 200 रुपए उधार लेके गए थे। तो पता चला कि 500 ही ले गया था, लेकिन आपको 200 याद ही नहीं आ रहा है। अब सामने वाला इतना कॉन्फिडेंस में झूठ बोल रहा है कि आप कह रहे हो ठीक है भाई 200 दे दो, तो आपको तो नुकसान हो गया। अब ये 200 तो चलो, 300 का नुकसान तो इंसान झेल जाएगा, जब ये नुकसान 3 लाख का हो फिर कैसे झेलेगा।
है ना। तो उसी तरीके से क्या है कि जब ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगते हैं किसी बिजनेस में, तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी हो जाता है, उसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से मेंटेन करना जरूरी होता है। पर चल आपने रिकॉर्ड भी कर दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया कि भाई साहब गए थे ये, अब मुझे याद ही नहीं है किस तारीख को गए थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा है किस तारीख को गए थे, और इतने सारे ट्रांजैक्शन ऐसे खिचड़ी बना के लिखे हुए हैं कि फिर समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या था। अब मैंने वही गंदी सी डायरी है, उसमें कुछ कुछ तो लिखा है, मैंने बोला हाँ भाई दे यार, इतना क्या मेहनत करना है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मतलब हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उसको सिंक्रोनाइज तरीके से भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो इसी का जो साइंस है, यही जो आर्ट है आप कह लीजिए, अकाउंट उसको रिकॉर्ड करने का, जो ट्रांजैक्शन है, क्या लिखा है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाइंग, इसको क्लासिफाई किया अलग अलग तरीके से। ये नहीं कि सब एक ही ऐसे पन्ने वाई पन्ने लिखा हुआ है, जब ढूंढने निकले तो पता चला कि 4 दिन लग रहा है एक अकाउंट एक एंट्री ढूंढने में, है ना। तो उसको क्लासिफाई करने का, तो एक तो हो गया क्या आपका रिकॉर्ड, ठीक है, एक हो गया आपका रिकॉर्ड, दूसरा क्या हो गया, क्लासिफाई, आपको क्लासिफाई करना है, और तीसरा जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको समराइज भी कर सकते हो ना। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, है ना, जब आप जीएसटी फाइल करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपको क्लासिफाई भी करना पड़ता है इस चीज को, है ना। तो इसके लिए मतलब क्या है कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और इसको प्रॉपरली समराइज करना, ठीक है। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुए ये ध्यान में रखिएगा, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो अकाउंट्स में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की गुडविल है, किसी की रेपुटेशन है बिजनेस की, कहोगे ना कि भाई ये भी तो बिजनेस का ही काम है, मतलब अगर आप रेपुटेशन गुडविल ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया किसी को, ठीक है, और डिस्काउंट देकर के आप क्या कर रहे हो, अपने कंपनी में ट्रस्ट बना रहे हो, कंपनी में ट्रस्ट डेवलप कर रहे हो, तो क्या वो अकाउंट्स में होगा, नहीं, वो अकाउंट्स में नहीं होगा। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना, ठीक है, जो कि बिजनेस के पार्ट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, मान ले मेरा बिजनेस है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूं, मैं गई हूं कहीं घूमने, मैं गोवा गई हूं घूमने, तो अब गोवा गई हूं घूमने, वो भी क्या अकाउंट्स में मेंशन होगा, क्योंकि बिजनेस तो मेरा ही है, नहीं, वो मेरा पर्सनल पर्सनल यूज है, दैट इज माई पर्सनल यूज, वो नहीं होगा। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पार्ट ऑफ बिजनेस के फॉर्म में, पता चला मैंने कि मान लिया आपका सेशन लेती हूँ, मैंने अपना इंटरनेट रिचार्ज करवाया इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका सेशन लेना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्यों, क्योंकि ये यूज कहाँ हो रहा है, ये यूज हो रहा है आप मेरे इसमें। लेकिन पता चला मैंने अपने शौक के लिए एक एप्पल का आईपैड खरीद लिया, ठीक है, भगवान करे बस आपकी दया कृपा, और उसके बाद हो सकता है मैं खरीद ही लूं, पर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया एक एप्पल का आईपैड खरीद लिया, या कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ ऐसा लग्जरी आइटम खरीद लिया, मैंने कोई डायमंड नेकलेस खरीद लिया, वो भी अभी मैं नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो ऐसा खुश मत होना कि मैडम एकदम ऐसे करोड़पति घूम रही है, नहीं है मैडम, करोड़पति नहीं है। तो अगर पार्ट ऑफ बिजनेस में से अगर कुछ यूज हो रहा है तो वो आपका अकाउंट्स का पार्ट होगा, ठीक है। तो अकाउंट्स का डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे जो एक्सेप्शंस होते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अकाउंट्स का डेफिनेशन। अब आते हैं इसके स्टेप्स होते हैं बेटा, अकाउंट्स को क्रिएट करने का स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जर्नल बनाना। सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल बनाना। अब जर्नल बनाना क्या होता है, तो इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट होगा, क्योंकि देखो अब क्या होगा ना कि मान ले कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है, एक और बच्चा कोई पढ़ रहा है उसकी भी एक कंपनी है। अब जब सीए आएगा देखने, तो मैं उसको बोलूंगी नहीं भाई ये मेरा स्टाइल है, जैसे पढ़ाने का सबका अलग अलग स्टाइल होता है, मैं बोलूंगी नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग का जर्नल बनाने का एक अलग स्टाइल है। अब सामने वाला जब तुम्हारा अकाउंट चेक करने जाएगा, तुम कहोगे नहीं नहीं ये तो अपुन का स्टाइल है, इससे ज्यादा तो मतलब ये तो मेरा ही स्टाइल है। अब तीसरे के पास जाएगा, उसका अलग स्टाइल होगा, तो बेचारा सीए पागल हो जाएगा कि जितने मेरे क्लाइंट्स उतने स्टाइल। तो प्रॉब्लम होगी ना कि मतलब कि ये तो सबका स्टाइल ही नहीं खत्म हो रहा है, सब अपना ही स्टाइल डेवलप करने में लगे हुए हैं, सब यूनिक कंटेंट बना रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, और सब लोग इसी फॉर्मेट पे चीजें बनाएंगे, ताकि जो एनालाइज करता है अंत में या फिर डिपार्टमेंट है, तो वो उनको भी आसानी हो, वो सबका स्टाइल पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो क्या करेंगे, फिर आप पे फाइन लगाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, और दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो चीज जब मन कर रहा है तब मेंशन कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जब हमको एंट्रीज देखनी रहे तो हम प्रॉपरली उसको देख सके। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, जर्नल बनाने का, ठीक है। अब स्टेप टू क्या है इसका, तो स्टेप टू है बेटा लेजर बनाना, ठीक है। जर्नल बना दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। अब ये लेजर क्या होता है, तो देखो पहले क्या था कि मतलब मान लिया कि मैंने मतलब एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड,
यहाँ पे एग्जाम्पल बना रही हूँ। तो मान लिया कि मैंने पांच पांच ट्रांजैक्शंस किए, ठीक है, मैंने रेंट दिया 5,000 रुपए, ठीक है, मैंने 5,000 रुपए क्या दिया, रेंट दे दिया, ठीक है। मैंने 2,000 की क्या की, 2,000 का बोर्ड ले आया एक, ठीक है। 3,000 मैंने क्या किया, सैलरी में दे दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 महीने का, ठीक है। उसके जब अगला महीना आया तो फिर मैंने 5,000 रुपए रेंट दिया। ये मैं कम पे बता रही हूँ बेटा, ट्रांजैक्शन इससे कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड तो मुझे लाना नहीं था, इस बार सैलरी में क्या, मैंने 2-3 और लोगों को हायर कर लिया, अब मेरी सैलरी यहाँ पे 6,000 होगी, तो 6,000 मैंने सैलरी में दे दिया। ऐसे करते करते मैंने एक लंबा चौड़ा सा पूरा क्या किया, एंट्री बना ली, ठीक है। दैट इज योर जर्नल, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट है, मैं तो ऐसे ही समझा रही हूँ। तो ये मैंने एक जर्नल बना लिया। अब क्या है कि अब आते हैं लेजर पे। लेजर क्या होता है, तो लेजर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर, क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर। ये बेटा मैं एकदम आपको लेमैन लैंग्वेज में सिखा रही हूँ, ताकि जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के उनको तो कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी क्योंकि ये बेसिक्स है, लेकिन जो जिन्हों मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब आई होप कि जब आपने अकाउंट्स कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक मैंने रेंट का अकाउंट बना लिया, ठीक है। तो हर महीने जब जब रेंट जाएगा वो रेंट वाले लेजर में रहेगा। उसके बाद सैलरी का मैंने बना लिया, तो सैलरी का पूरा हो गया, ठीक है। फर्नीचर का मैंने बना लिया। तो ऐसे अलग अलग मैंने क्लासिफाई कर दिया। तो जब मैं क्लासिफाई करूंगी ना, तो मुझे पता होगा कि रेंट के लिए कितना खर्चा हुआ, मुझे पता होगा कि सैलरी मैंने कितनी कितनी किस महीने में दी है, वो एक जगह पे क्लासिफाई हो जाएगा। दैट इज योर लेजर, ठीक है। उसका फॉर्मेट है, उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। चलिए स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है बेटा आपका ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, तो जितने लेजर्स बने, ठीक है, 1 महीने में जितने लेजर्स बने, पहले तो जर्नल बनाया हमने, नॉर्मल एंट्री की, उसके बाद फिर लेजर बनाया, लेजर में हमने क्लासिफाई कर दिया अकाउंट्स को, और सिमिलर टाइप ऑफ एंट्री को सिमिलर लेजर में किया। उसके बाद फिर हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हम सबका एंड बैलेंस देखते हैं, सबका एंड बैलेंस की मान लेते हैं कि हम जो सैलरी दे रहे हैं, तो वो सैलरी मान ले हम हफ्ते हफ्ते दे रहे हैं, ठीक है, या पर डे का दे रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी को कहीं पे पर डे की सैलरी जा रही है, तो पर डे का हमने मेंशन कर लिया। अब हम मंथ के एंड का देखेंगे कि एंड में कितना दिया हमने सैलरी, तो एंड में कितना ये किया। तो जो एंड बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस क्या है, तो एंड बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स, सारे लेजर्स का जो एंड बैलेंस होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब और इसका जो लास्ट स्टेप है बेटा, वो है स्टेप 4, दैट इज योर फाइनल स्टेटमेंट। अब फाइनल स्टेटमेंट क्या है, फाइनल स्टेटमेंट तो ये बेसिकली हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट है। ये क्या बताता है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ठीक है। बोलते ना कि आपका क्रेडिट और डेबिट साइड बराबर होता है ना, मतलब जितना इधर खर्चा हुआ उतना ही इनकम होना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो बेसिकली ये आपको बताता है आपका फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका चारों प्रोसेस होता है, पहला है जर्नल, दूसरा है लेजर, तीसरा है ट्रायल बैलेंस, और चौथा है फाइनल स्टेटमेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग का जो बेसिक डेफिनेशन है। चलिए अब आते हैं हम टर्मिनोलॉजीज पे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको यूज करनी है यहाँ पे। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ अकाउंटिंग टर्म्स। ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा, है ना, क्योंकि जिन बच्चों के लिए सब्जेक्ट नया है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो बच्चे इसमें ऑलरेडी है, मतलब जो ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसकी बराबरी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इसकी बराबरी कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी बराबरी आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपसे, कहीं एग्जाम में ये लिखा है क्या कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए, कहीं ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के ही होने चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाएंगे जो आप सीख सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि सीए लेवल का कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन जो बेसिक है उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, है ना। चलिए, तो अकाउंटिंग टर्म में जो सबसे पहला टर्म है बेटा, वो है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब ये क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? तो कंपनीज एक्ट में, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस होती है ना बेटा, वो एक सेपरेट एंटिटी होता है। मतलब कि मान लेते हैं कि मैं एक इंसान हूं, ठीक है, और मैंने, मतलब हमारा एक पेरेंट कंपनी है, मान ले निशुल्क आईएएस, ठीक है। अब निशुल्क आईएएस है, तो क्या मान लिया जाए कि निशुल्क आईएएस में जो काम किया गया वो मतलब मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं, मैं एक अलग एंटिटी हूं और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि बिजनेस भी क्या है, एक आर्टिफिशियल, एक सेपरेट एंटिटी होगा। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। और जब अकाउंट्स बनाए जाएंगे ना, तो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे, डिफरेंट अकाउंट फॉर
बिजनेसमैन, मतलब अगर मैं बिजनेस कर रही हूं तो बिजनेसमैन के लिए अलग अकाउंट होगा और बिजनेस के लिए अलग अकाउंट होगा। ये नहीं मान लिया जाएगा कि मेरा अकाउंट इक्वल टू बिजनेस अकाउंट। अगर कोई फ्रॉड घपला वगैरह हो गया तो बात अलग है कि फ्रीज हो जाता है सबका अकाउंट, लेकिन ये माना नहीं जाएगा कि बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस अकाउंट से हो रहे हैं वो बिजनेस के लिए किए गए हैं, जो ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से हो रहे हैं वो मेरे यूज के लिए किए गए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो वो मतलब उनका बिजनेस ही होता है लेकिन उसमें से भी वो सैलरी उठाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो एक डिफरेंट एंटिटी है, इसको एज्यूम नहीं किया जा सकता कि जो बिजनेस का ओनर है वही बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है और एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो आ गया आपका बिजनेस। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा टर्म है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? नाउ व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि आप या तो सेल करते हो, किसी चीज को सेल कर रहे हो, या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो या आप परचेस कर रहे हो। ठीक है, अब वो परचेस तो कंज्यूमर भी करते हैं, है ना? तो परचेस कर रहे हो किस चीज का? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप कुछ परचेज भी कर रहे हो, मान ली कोई मशीन परचेज किया, वो मशीन आप बेचोगे नहीं, लेकिन वो मशीन आपने किस लिए परचेज की? हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए किया होगा। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बिजनेस क्या होता है बेटा? जब आप कोई चीज या तो सेल करते हो, या तो प्रोड्यूस करते हो, या तो परचेस करते हो, ताकि आप कोई गुड्स या सर्विस को, गुड्स और सर्विस को आप ये चीज परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ताकि आप अर्न कर सको, सो दैट यू कैन अर्न, तो वहां पे वो होता है आपका बिजनेस। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज। चलिए थर्ड आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? तो जब आप कोई बिजनेस, चलो मैं इसको समझाती हूँ आपको, कि जब कोई आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, मान लेते कोई भी छोटा मोटा बड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो उसमें कुछ सामान लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, जैसे कि अगर अगर आपको मान लेते कि जैसे मुझे ही, अगर आपको पढ़ाना ही है तो मुझे जाहिर सी बात है एक कैमरा लेना पड़ेगा, है ना, एक माइक लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सब एक्सपेंस क्या है? बिजनेस शुरू होने से पहले के एक्सपेंस है ना? ये सारे एक्सपेंस कैसे हैं? जो कि अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो बिजनेस शुरू होने से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया रजिस्ट्रेशन फी, मान लो आपने कोई कंपनी रजिस्टर कराई, ठीक है, एग्जांपल्स है बेटा, मान लिया आपने कोई कंपनी रजिस्टर कराई तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी हो गई, उसके बाद आपके लीगल कॉस्ट हो गए, आपने क्या किया, एक लॉयर को हायर किया, ठीक है, मेरे जैसे किसी लॉयर को आपने हायर कर लिया और क्या किया कि उससे बोला टर्म एंड कंडीशन बना दो, एग्रीमेंट बना दो, वगैरह वगैरह सारी चीजें बना दो, तो वो उसके लिए वो आपका फीस, अब आपकी कंपनी शुरू तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपको लॉयर को पैसे तो देने पड़ेंगे ना, कोई ऐसे चाचा फूफा रिश्तेदार थोड़ी हो रहा है। ठीक है, रिश्तेदार भी नहीं छोड़ते। उसके बाद फिर हो गया आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अगर आपको कोई सामान को लॉन्च किया है तो आपको एडवर्टाइज कराना पड़ेगा, आपने कोई वेबसाइट ली है, मतलब मान लिया आपने ऑनलाइन लॉन्च किया है तो आपको वेबसाइट खरीदनी पड़ेगी, वेबसाइट डेवलप कराना पड़ेगा। तो ये जितने भी कॉस्ट हैं जो कि आपको बिजनेस शुरू होने से पहले कराए गए हैं, वो सब किस में आते हैं? आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ठीक है, जो भी बिजनेस के ओनर है उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है, वो अब पैसा ये कैश में भी हो सकता है या फिर एसेट में भी हो सकता है। ठीक है, कैश भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। मान लिया कि मतलब मैं और मेरा एक फ्रेंड कोई है या कोई मेरी फ्रेंड है, दो मतलब कोई भी, दो है, तीन है, चार है, तो सबने मिलकर सोचा कि एक बिजनेस खोलते हैं। ठीक है, एक ऑफिस खोलते हैं उसका। तो ऑफिस में मान लो टेबल लगेगा, चेयर लगेगा, तो मैंने कहा कि नहीं मेरे घर पे तो टेबल स्पेयर पड़ा है तो मैं टेबल दे देती हूँ। किसी और मेरी फ्रेंड है उसने कहा कि नहीं मेरे यहाँ चेयर स्पेयर पड़ा है, पहले का मतलब हम लोग पढ़ते थे उस पे, वो चेयर तुम ले जाओ। किसी ने कुछ और सामान ले आए। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही, अगर आप कोई सामान भी वहां लगा रहे हो या कैश लगा रहे हो, कुछ भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल आर द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एसेट, बताती हूँ। इंटरनल लायबिलिटी, ऐसे टर्म तो समझ में आता होगा, इंग्लिश का टर्म है लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब बोझ, है ना? तो क्या है कि जो चीज आपको उतारनी पड़ेगी, लायबिलिटी आपको उतारनी पड़ती है ना, कर्ज है उतारना पड़ेगा। तो इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस होते हैं आपके कैपिटल। ठीक है, चलिए अगला टर्म क्या है? ड्राइंग्स। अब देख के लगेगा भाई ड्राइंग्स पेंट कर दो और क्या, बिल्कुल रंगारंग कर दो। नहीं, ड्राइंग्स क्या है? तो ड्राइंग्स ये है कि कोई भी अमाउंट या कोई भी सामान जो कि प्रोप्राइटर
या तो प्रोप्राइटर, या तो ओनर मतलब पार्टनर, या तो सिंगल प्रोप्राइटरशिप होगी यानी कि एक ही इंसान ने बिजनेस खोला होगा, या तो फिर पार्टनर होंगे। ठीक है, तो अगर पार्टनर या प्रोप्राइटर ने अगर कोई भी अमाउंट या गुड लिया है फॉर पर्सनल यूज तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, अब हाँ बिजनेस के लिए ही लिया है तो फिर नहीं बोलेंगे उसको ड्राइंग। अगर पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे लिए हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, मान लिया कि मुझे मतलब छोटी सी चीज है कि मान लिया कि कोई कोई भी चीज है मतलब पेजेस ही है। ठीक है, अब मुझे घर पे कुछ काम है पेजेस का तो मैंने उठा लिया बिजनेस से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप बिजनेस से उठा रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के काम से नहीं, तो वो आपका ड्राइंग हो जाएगा। अगला है आपका एसेट। एसेट्स, एसेट्स क्या है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज जो कि ओन होती है, ओन्ड बाय द बिजनेस। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज जो कि बिजनेस जो है वो ओन करता है। ठीक है, और इससे दैट विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, ऐसी कोई भी चीज जो कि फ्यूचर बेनिफिट जनरेट करेगी उसको हम बोलेंगे एसेट। ठीक है, एसेट मतलब क्या होता है, एसेट यही होता है ना कि जिससे आपको आगे फायदा हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में है और जो आपको बाद में फायदा पहुंचाएगी तो वो आपका एसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एसेट जो है बेटा ये दो तरह के होते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये एसेट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करेंट एसेट और एक होता है करेंट एसेट। ठीक है, नॉन करेंट और करेंट एसेट। अब ये क्या क्या होता है जानते हैं। करेंट एसेट मतलब कि आपको मतलब ये एसेट जो है वो आप एक साल के लिए रखोगे, एक साल में इसको कैश में चेंज कर दोगे। ठीक है, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो और उसको एक साल के अंदर आप क्या है कि उससे आप पैसे निकाल लोगे। ठीक है, तो इस ये किसके लिए, 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम, 1 ईयर या 1 ईयर से कम अगर आप यूज कर रहे हो तो वो एक साल के लिए, ये वो होगा करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट यानी मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए अगर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, जिसके अब जैसे कि कोई चीज आपने ली, मतलब आपने स्टॉक भरा और उसको आप एक साल के अंदर बेच दोगे तो आपका करंट एसेट हो जाएगा। लेकिन आपने या एक साल से ज्यादा उसको होल्ड कर रखा है और उसको आप रीसेल नहीं करोगे, आप उसको रीसेल नहीं करोगे, आप उसको क्या करोगे, उससे बिजनेस फैसिलिटेट करोगे। ठीक है, उससे आप क्या करोगे, बिजनेस को और आगे बढ़ाओगे। मान लेते मैं कोई सिस्टम लेती हूँ, कोई मैं एडिटिंग टूल लेती हूँ, ठीक है, तो उससे क्या करूंगी, उससे मैं अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको आगे बढ़ाऊंगी, है ना। दो आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, है ना, ऐसा बार बार मैं बिजनेस बिजनेस बोल रही हूँ तो ऐसा ख्वाबों में मत आ जाना कि अरे मैडम तो क्या बिजनेस करके ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे नोट उड़ा दी होंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस फैसिलिटेट करने की बात जहां पर होती है, बस एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं अब आप मेरे सामने तो हो नहीं तो मैं ऐसे दो को बुला देती और बोलती कि ये बिजनेस के ओनर है भाई साहब, लेकिन अब है नहीं तो मुझे अपना ही एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना। तो चलो ऐसा रियलिटी में तो नहीं पर ऐसा सपने में ही, मतलब एग्जाम्पल में ही मैं बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन जाती हूँ। तो बिजनेस फैसिलिटेट करने मतलब ये जो टर्म है, मतलब ये नॉन करंट एसेट जो है वो आपके बिजनेस फैसिलिटेशन के लिए यूज किए जाएंगे, है ना, बेचने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे, जैसे कि आपके फिक्स्ड एसेट्स जो हो गए, ठीक है, कोई मशीनरी आपने खरीदी तो क्या वो मशीनरी बेचने के लिए खरीदी है, बेचना होता तो खरीदते ही नहीं। तो आपने किस लिए खरीदा है, ताकि आप उससे जो बिस्किट्स जो भी बनाएंगे, मान ली आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है तो आपने क्या किया कि वो मशीन खरीदा और उससे बिस्किट्स बना रहे हैं, तो वो बिस्किट जो भी आप बनाओगे तो उससे क्या मशीनरी क्या करेगी, उस बिस्किट को और जल्दी प्रोड्यूस करेगी, मास प्रोडक्शन होगा, बल्ले बल्ले पैसा ही पैसा, है ना। तो इसके वो होंगे आपके नॉन करंट एसेट। अब ये नॉन करंट एसेट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैं बोलेंगे मैडम कितने तरह के हैं, पर क्या करें बेटा। अब ये होते हैं बेटा, एक होता है टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। ठीक है, टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या है, तो टैंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब होता है टैंजिबल, जैसे कि आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गए, ठीक है, मशीनरी हो गई, तो ये सब हो गए आपके टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट क्या होता है, तो देखो आजकल क्या ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। अब ऑनलाइन में जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन एक फिजिकल क्लासरूम तो है नहीं, फिजिकल बोर्ड्स भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी है, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, है ना, कॉपीराइट हो गया है। तो ये सारी चीजें जो असेट्स है ना, अब पेटेंट है तो वो भी तो आपका असेट ही है ना, आपने कुछ बनाया और उसका आपने पेटेंट करा लिया तो वो भी एसेट है। उसके बाद आपकी गुडविल है, आपकी कंपनी की गुडविल है, लोग अपना गुडविल बेच रहे हैं ना, फ्रेंचाइजी वगैरह देते हैं तो क्या होता है, गुडविल दे रहे हैं अपना, है ना। कोई भी बड़ी कंपनी है अगर वो उसका ब्रांच खुलता है तो वो क्या है, गुडविल है, खर्चा पानी तो उसको कोई और ही करता है, लेकिन गुडविल लेकर के जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो आपका गुडविल है, ठीक है, आपका कॉपीराइट है, तो ये सारा इनटैंजिबल एसेट है, मतलब ये सब दिख नहीं रही है
लेकिन बिजनेस में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। तो दीज आर ऑल योर इनटैंजिबल असेट्स। तो आई होप आपको ये समझ में, ये टर्म्स जो है वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए आते हैं अगला। कितने कितने हो गए? 6 हो गए। अगला देखो बेटा, ये सब बेसिक है, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा सकती हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा पता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले उनको तो ऐसे हलवा जैसा समझ में आ जाएगा, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो ऐसे ही मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। तो मुंह लटका के बैठना है कि एग्जाम निकालना है? तो जब एग्जाम निकालना है तो फिर एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। चलो अब आते हैं परचेज पे। परचेज क्या होता है? परचेज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप या तो रीसेल के लिए खरीद रहे हो, या तो फिर उस सामान को बनाने के लिए खरीद रहे हो जिसको आप बेचोगे। या तो सेल के लिए खरीद रहे हो, या तो फिर उस सामान को बनाओगे जो कि ये नहीं कि मान ले कि मैंने टेबल खरीदा, तो टेबल को मैं टेबल से क्या बनाऊंगी, क्या बना के बेचूंगी? कुछ नहीं बना के बेचूंगी, तो ये परचेज में नहीं आएगा। ये आपके एसेट्स में आएगा, लेकिन ये आपके फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, लेकिन ये आपके परचेज में नहीं आएगा। तो परचेज मतलब क्या हो गया? तो ऐसे गुड्स या ऐसे रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसको कि किस लिए खरीदा गया है? या तो रीसेल के लिए खरीदा गया है, या फिर प्रोड्यूसिंग गुड्स टू रीसेल, ठीक है। मान लेते मैंने कोई मशीन खरीदी है, तो उससे मैं कुछ बना सकती हूँ, उससे मैं फिर बेच सकती हूँ, ठीक है। या फिर मैं कोई पैकेजिंग मटेरियल खरीदा या पैकेजिंग मशीन खरीदी, तो वो सब परचेज में आएगा बेटा। लेकिन मान लेते कि मैंने मुझे भगवान में बहुत आस्था है, तो मैंने एक फोटो खरीदी, एक अच्छा गुडविल के लिए मैंने कोई फोटो की मूर्ति खरीदी, तो वो क्या मैं बेचूंगी? नहीं, तो वो परचेज में नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमको बेचना है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर रीसेल, तो ऐसी कोई भी चीज है तो वो आपका परचेज में काउंट होगा, ठीक है। चलिए अगला है ट्रेड पेएबल। नाउ व्हाट इज ट्रेड पेएबल? अब ये ट्रेड पेएबल क्या होता है? तो ट्रेड मतलब अपना मनी है ना, और पेएबल मतलब अभी उधारी देना बाकी है। तो ट्रेड पेएबल का मतलब होता है कि जो भी किसी ने आपसे उधारी ली है, यानी कि आपको पैसे आ जाने चाहिए थे अभी तक लेकिन आए नहीं, या फिर आपको कोई बिल पेएबल मिला है। अब बिल पेएबल क्या होता है भाई? बोले मैडम एक से एक टर्म बताए जा रही हूँ आप तो बेटा अब एग्जाम निकालना है, लेवल 10 सोचो और उसके बाद फिर देखो, छोटी छोटी सी चीज है। तो अब ट्रेड पेएबल में क्या, या तो कोई उधारी, कोई व्यक्ति जो बाद में पैसे देगा, जो आपको मिल जाना चाहिए था, या फिर कोई बिल पेएबल। अब बिल पेएबल क्या है? कोई प्रॉमिसरी नोट हो गया। आप कहोगे मैडम प्रॉमिसरी नोट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट वाले, लॉ वाले बच्चे समझते होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हो तो जो चेक होता है बेटा, चेक, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट या बिल पेएबल इसलिए लिखते हैं क्योंकि चेक के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर रेगुलर यूज में मान लो चेक होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर या तो कोई उधारी वाला, या तो किसी ने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया आपको, मतलब कि मान ले मैं आपसे, आप मेरे से, मतलब मैं तो नहीं खरीदूंगी, आप मेरे से खरीदने कुछ आए हो और आपने कहा कि मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप एक काम करो 1 महीने बाद का चेक ले लो मेरे से। अब 1 महीने बाद का चेक ले लो मैडम, और तो चेक तो मेरे पास है, मैंने सोचा चलो सामान तो बिक रहा है ना, 1 महीने बाद ही सही पैसा। तो ये जितनी भी चीजें होंगी, जो सामान आपने बेच दिया लेकिन आपके पास पैसा अभी तक नहीं आया है, वो सब आपका क्या हो जाता है? ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो जहां पे भी टर्म ट्रेड पेएबल होगा वहां पे आप समझ जाइएगा बिल्कुल फटाफट से। चलिए अगला है रेवेन्यू। एक और टर्म यहां पे यहीं से समझा देती हूं, ट्रेड रिसीवेबल। इसका जस्ट उल्टा है, ट्रेड पेएबल का ही जस्ट उल्टा है। मतलब इसमें क्या है? क्रेडिटर है, इसमें डेटर है, ठीक है। किसी ने आपको पहले ही पैसे दे दिए, मतलब आपसे सामान भिजवाया नहीं है, आपने पहले ही पैसे ले लिए, या फिर कोई बिल रिसीवेबल, पहले ही आपको एडवांस मिल गया है, ठीक है, प्लस बिल रिसीवेबल्स। तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए। जस्ट इसका उल्टा है बेटा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई उधारी, मतलब कि आपको उधारी लेना है, ठीक है, आपने किसी को सामान दे दिया, तो सामने वाले के पास भी तो सामान आ गया, पैसे उसने अभी तक नहीं दिए, ठीक है। 2 वे चलता है ना। जैसे कि मैंने तुमको सामान दे दिया, तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए क्या हो गया? ट्रेड पेएबल हो गया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास भी तो सामान आ गया, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो तुम्हारे पास सरप्लस ऑफ गुड हो गया, तो दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला है आपका रेवेन्यू या सेल्स, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट जो रिसीव होता है बेटा, अमाउंट जो कि किसी कंपनी में रिसीव होता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो भी सेल बिक्री जो भी काम है इसका, उस काम से अगर कोई पैसा निकल रहा है तो वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू या सेल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला है आपका बैड डेट। ऐसा पैसा जो रिकवर करने में बिल्कुल आफत आ रही है। ठीक है, आपने उधार तो दे दिया भरोसा करके कि मेरे चाचा के, फूफा के, ताऊ के, मौसा के बेटे हैं, ठीक है, और वो बंदा जो है वो अब चाचा का, ताऊ का, फूफा का, मौसा का बेटा ही हो गया। अब वो आपको दिख ही नहीं रहा है, कहीं पैसे ही नहीं दे रहा है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो वो हो गया आपका बैड डेट। ठीक है, यानी कि इररिकवरेबल अकाउंट, जो भी आपका इररिकवरेबल अमाउंट है। ठीक है, ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि ये सबसे कम हो, है ना, क्योंकि ये अपना नुकसान है बेटा, और बिजनेस में एक जो पक्का बिजनेसमैन होगा ना वो अपना नुकसान नहीं कराएगा, तो बिल्कुल नुकसान तो बिल्कुल नहीं। चलिए अब अगला, अगला क्या है, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट जो है टर्म, ये मतलब आज का लास्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगले कुछ टर्म्स और बचेंगे तो वो मैं अगले सेशन में पढ़ाऊंगी, और फिर हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट सबको समझता है, आप सबको समझ में आता होगा कि रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, है ना, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, ये आपका डिस्काउंट होता है, इतना तो पता है। अब ये डिस्काउंट भी है बेटा, ये 2 तरह का होता है। ठीक है, अलग अलग मौके पे डिस्काउंट देते हैं हम लोग, अलग अलग त्योहार पे भी, दिवाली आने वाली है, दिवाली डिस्काउंट चलेगा, है ना। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, मतलब टर्म्स आपको आसान आसान लगेंगे, लेकिन जब उसकी गहराई में आप जाओगे ना तो थोड़ा सा है ट्रिकी, मतलब जानना जरूरी है। बिना पढ़े सोचोगे कि एग्जाम में जाके बैठ जाए तो फिर रिजल्ट भी बिना पढ़े वाला ही आएगा। ठीक है, फिर रिजल्ट में नाम भी नहीं रहेगा, और क्या बोले, बिना पढ़े आए थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ना पढ़ के आए थे ना रिजल्ट लेके जाओगे, और क्या है कि नहीं, इसीलिए कह रही हूँ कि पढ़ के जाओ तो रिजल्ट लेके आओगे। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट का मतलब है कि भाई आपने क्या किया कि तुरंत, मतलब ऐसा था, देखो ऐसा था कि सामने वाला जो है वो ईएमआई में, देखते हो जब जब भी आप अमेजोन वगैरह से कुछ खरीदोगे या कभी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कुछ खरीदोगे, तो जब आप ईएमआई पे खरीदोगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, और कहता है कि जब आप कैश दोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा होता है, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, तो सामने वाला ये सोच के कि कहीं मेरा बैड डेट ना हो जाए, वो कह रहा है कि भाई 10,000 का मोबाइल फोन है, लेकिन अगर आप कैश देते हो, अभी देते हो, तो आपको 9,500 में पड़ेगा या 9,000 में पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट आपको कैश पेमेंट के कारण मिला है, डिस्काउंट और करंट, क्योंकि आप अभी सारे पैसे दे रहे हो इसीलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको, डिस्काउंट ऑन करंट पेमेंट। ठीक है, क्यों मिल रहा है ये डिस्काउंट, क्योंकि आपने अभी सारा पेमेंट कर दिया, इसीलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये डिस्काउंट क्या होता है, रिकॉर्डेड, मतलब कि जब आप जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया। अब अगला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि कोई सामान है 10,000 रुपए का है, और आपने कहा कि 20 लेंगे, तो 20 मतलब कि 10,000 गिनती करो, 2 लाख रुपए है ना, तो बोले कि 20 सामान लेंगे और 10,000 का पर, तो 2 लाख होता है। तो सामने वाले ने कहा क्योंकि आप 20 ले रहे हैं तो आप एक काम करना, 2 लाख मत देना, आप 1,80,000 देना, यानी कि आपका जो 10,000 का सामान था वो 9,000 का पड़ रहा है। यानी कि ये डिस्काउंट आपको क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ये आपको डिस्काउंट, अगर एक सामान लेते तो मिलता क्या, बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि आप बल्क परचेज कर रहे हो। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको कब मिलता है, फॉर बल्क परचेज। ठीक है, जब आप बल्क परचेज करते हो तो इसका नेट वैल्यू कितना हो जाता है, नेट वैल्यू कितना हो जाता है, तो परचेज जितने का आपने परचेज किया और उसमें से जो भी डिस्काउंट हुआ, ठीक है, तो ये हो जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसको दोनों के ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मतलब मान लिया जाता है कि ये 9,000 का ही सामान है और इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कैश डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट आपको क्यों मिला, क्योंकि आपने तुरंत पैसे दे दिए इसलिए, ताकि बैड डेट ना हो। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिला, क्योंकि आप बल्क परचेज कर रहे हैं इसीलिए आपको ये मिला। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक में जो अगला हमारा सेशन आएगा उसमें हम इन्वेंट्री और स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि लायबिलिटीज क्या होता है, रिसिट्स क्या होते हैं, है ना, बजट पढ़ने में भी रिसिट्स का बड़ा काम आता है, कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स, है ना, तो ये जो है ये क्या होता है, वाउचर क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें, प्रोविजंस वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद वील कम टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बेटा हर साल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और फिर मैं आपको जर्नल वगैरह बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आज हम ये मतलब ये हमारा फर्स्ट सेशन था,
ऑफिशियली। एक सेशन तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी जिसमें हमने टॉपिक्स डिस्कस किया था। ये हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट सेशन था आपके हाई डिमांड पे। मुझे पता है कि आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे बेटा, पर मुझे पता था कि ये जो फेस्टिवल था दशहरा, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आता। ये मुझे बहुत अच्छे से पता था, बिकॉज आई नो कि हाँ भाई फेस्टिवल्स है और मतलब इसको मनाया जाता है, तो इसीलिए कंटिन्यूटी ना टूटे, इसीलिए अभी शुरू किया है। और अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने शुरू किया है तो आई प्रॉमिस कि इसको पूरा भी मैं ही कराऊंगी। ठीक है, बस आप रेगुलर रहिए। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, देखो मैं बार बार नहीं बोलती हूँ पूरे सेशन में, ये नहीं बोलती रहती हूँ कि बार बार की फीडबैक दो या फिर आप और लोगों को जोड़ो वगैरह, क्योंकि आप पढ़ लो, जोड़ो ना जोड़ो वो मेरी किस्मत, ठीक है, पर आप पढ़ लो कम से कम, क्या, ताकि आपका भला हो जाए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप अपने फीडबैक्स हमें बिल्कुल भेज सकते हो। बहुत सारे अभी बच्चों के कुछ कुछ के फीडबैक्स बचे हुए हैं, मैंने मतलब देखा है, पर रिप्लाई करने का मतलब टाइम नहीं मिला, पर आज कल में मैं कर दूंगी। अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा फीडबैक करने में क्या है कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन बिल्कुल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और हमारा मोटिवेशन यहाँ मतलब आपकी तैयारी तो और ऊपर, तो फायदा आपका ही है ना। तो इसीलिए क्या है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा सेशन, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमें एक फीडबैक भेज सकते हो। ठीक है, हमारी मेल आईडी भी दी हुई है, तो अगर आपको कुछ ऐसा है जो आप कोई प्रॉब्लम है शेयर करना चाह रहे हो, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। बिल्कुल पढ़ते रहिए धमाके से, थोड़ा सा गैप आ गया है पर हमारे बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, बिल्कुल और कम हो गई है ना। तो हमारे बीच बिल्कुल दूरी नहीं आई है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए और हम अकाउंट्स के बाकी के सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।